Hello everyone, good morning. Let's get start today. फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी. ठीक है, आज हम देखेंगे एंजाइम्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर. मैंने इसका कल पीडीएफ भी भेजा था, आपने पढ़ा होगा. ठीक है, थोड़ा सा कुछ समझने के पहले थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है ना. कल किसी कारणवश वीडियो नहीं भेज पाए थे, नहीं देख पाए होंगे, तो पीडीएफ में मैंने कुछ नोट्स भेजा था आपको, और उसको आप कॉपी में भी फेयर कर सकते हैं ना, कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं. तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को, और कुछ और चीजें सिग्निफिकेंस देखेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. कुछ कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वगैरह भी हैं, वो भी देख लेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. ठीक है, तो कुछ फैक्टर आपने देखा होगा, कल भेजा था जो मैंने पीडीएफ उसमें, है ना. तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच. पीएच का इफेक्ट हम देखेंगे. ठीक है, तो मोस्ट एंजाइम्स आर कैटालाइटिकली एक्टिवेट इन डेफिनेट पीएच. एक डेफिनेट पीएच होता है, उसमें एक्टिवेट होते हैं. ठीक है, तो पीएच. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ पीएच. मोस्ट एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड एट डेफिनेट पीएच एंड पीएच रेंज ऑफ एंजाइम इज 5 to 9. ठीक है, 5 to 9 पीएच पे एंजाइम जो रहते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, या मोस्टली एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड एट पीएच रेंज बिटवीन 5 to 9. ठीक है, फॉर एग्जांपल सलाइवरी अमाइलेज जो होते हैं. ठीक है, या इसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं. टाइलिन. ठीक है, ये 6.7 to 6.8 pH पे वर्क करते हैं. ठीक है, ट्रिप्सिन जो रहता है, ट्रिप्सिन एक्ट एज 8. ठीक है, 8 pH रेंज 8 होती है. ठीक है, जो हमारा कुछ और बाइल जूस जो रहते हैं वो भी 7.8 to 8 pH के बीच में वर्क करते हैं. ठीक है, फिर ब्लड का pH 7.4 होता है, ये आप जानते हैं, है ना. तो ये पहले तो हम एंजाइम से बात कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है जो एक डेफिनेट पीएच पे वर्क करते हैं, लेकिन हम एंजाइम्स की बात करें तो टाइलिन एंजाइम वर्क एट 6.7 to 6.8 pH. ट्रिप्सिन वर्क एट 8 pH एंड बाइल जूस में जो बाइल जूस जो रहते हैं वो भी कुछ डेफिनेट पीएच पे वर्क करते हैं. तो एंजाइम की एक्टिविटी एक डेफिनेट पीएच होती है, आपको याद रखना है. पेप्सिन, रेनिन जो रहते हैं वो भी 3 से 5 के बीच में वर्क करते हैं, 3 to 5 pH में. ये इफेक्ट ऑफ पीएच का मतलब पीएच का इफेक्ट पड़ता है. एक यहाँ पे ग्राफ भी बन सकता है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये तो 1 से 3 के बीच में मार्क प्रॉपर चलेगा इनका. ठीक है, फिर ये इधर जो रेंज है 5 to 9, यहाँ पे इनका, है ना. ये इस तरह से ग्राफ भी बना सकते हैं. यहाँ पीएच है, इफेक्ट ऑफ एंजाइम. ठीक, ये था इफेक्ट ऑफ एंजाइम. नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट जो है वो हम देखेंगे टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जैसे हेडिंग डाले, आप क्या हेडिंग डालेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सेकंड पॉइंट, सेकेंड आप हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है. डेफिनेट टेम्परेचर रेंज पे एंजाइम वर्क करते हैं. आपको मालूम होगा कि मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन. एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनस नेचर के होते हैं, और प्रोटीन नेचर के होते हैं. इस वजह से क्या होता है कि एंजाइम जो रहते हैं ये एक डेफिनेट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. जैसे प्रोटीन जो रहते हैं वो 60 डिग्री पर डीनेचुराइज हो जाते हैं. तो एंजाइम चूंकि प्रोटीनस नेचर के हैं, इसलिए ये भी डीनेचुराइज हो जाएंगे. मोस्टली एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड एट टेम्परेचर रेंज बिटवीन 0 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, एंड एट 37 डिग्री सेल्सियस 25 to 37 डिग्री सेल्सियस
ये एक बेस्ट टेम्परेचर होता है। बेस्ट टेम्परेचर रेंज इज 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो रहता है हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है। तो बॉडी टेम्परेचर पे मोस्टली एंजाइम जो रहते हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं, ठीक है। इसका भी एक ग्राफ बना सकते हैं आप, यहाँ पे आप टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर का हो गया, ये एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस जो है, ये सपोज ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। 10, 20, 30, 37 है ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। 25 से 37 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी बेस्ट होगी हमारे बॉडी टेम्परेचर पे, ठीक है। ये दो इफेक्ट देखा आपने, आगे देखते हैं इसके बाद आगे और क्या देखते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये सब हम देखेंगे आगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। थर्ड है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन यदि इंक्रीज होता है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज देन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आल्सो इंक्रीज। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन यदि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा तो एक टाइम के बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एक टाइम के बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी। स्टार्टिंग में क्या होगी, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन साथ में एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी किन पे होनी है, सबस्ट्रेट पे होनी है। तो सबस्ट्रेट ही कम होंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कैसे होगी। तो एक टाइम तक सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज होगी। When concentration of substrate is increased, then enzymatic activities also increase, ठीक है। But when enzymatic activity increase continuously, ठीक है, then substrate concentration decrease, substrate concentration क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइम के बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी डिक्रीज हो जाएगी जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा तो, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्थ आप बताएंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जैसे सपोज कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए जो है एक सबस्ट्रेट बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ही बढ़ता है, ठीक है। तो व्हेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, या यू कैन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज कंटिन्यूसली एंड इट नॉट रिमूव्ड, यदि इसको रिमूव नहीं किया गया देन इट एक्यूमुलेटेड, ठीक है, क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती है, ठीक है। यदि मतलब प्रोडक्ट को रिमूव नहीं किया गया, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है और उसको रिमूव नहीं किया गया है तो क्या हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर देखते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटर की प्रेजेंस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। मैंने एक्टिवेटर्स आर एक्टिवेटेड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिवेटर जो होते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या करते हैं, एक्टिवेट करेंगे। फॉर एग्जांपल Mg, Mn, Co आर एक्टिवेटर्स विच एक्टिवेट और स्टिमुलेट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसलिए इनको एक्टिवेटर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, इनहिबिटर। तो कुछ इनहिबिटर रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल AS, Fe, Cu, Ag, Hg,
पीटी, ये सब जो रहते हैं ये इनहिबिटर्स कहलाते हैं, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। 6 फैक्टर बताया मैंने। पहले मैंने पीएच बताया, डेफिनेट पीएच होती है, 5 to 9 पीएच पे वर्क करते हैं एंजाइम्स। फिर हमने देखा टेम्परेचर हमने देखा कि टेम्परेचर रेंज जो रहती है 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होती है। एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, सो एंजाइम्स आर डीएक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड at high temperature. ठीक है, स्पेशली एंजाइम एक्टिविटी आर बेस्ट when it takes place in body temperature such as 37 डिग्री सेल्सियस और 25 to 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमने देखा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक अमाउंट तक इंक्रीज होता है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, फिर बाद में डिक्रीज होती है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यदि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है टाइम रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन उसको वहां से रिमूव नहीं किया जाएगा तो एक्यूमुलेट होते जाएंगे और एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एक्टिवेट करेंगे। एमजी जो होते हैं एक्टिवेटर होते हैं, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करेंगे। फिर प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एस एफईसीयू एजी एचजी आर इनहिबिटर्स व्हिच डीएक्टिवेटेड एंजाइमेटिक एक्टिविटी और इनहिबिटेड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये थे कुछ फैक्टर्स जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ और चीजें। इनहिबिटर की बात चली है तो कुछ हम इनहिबिटर्स देखते हैं। ठीक है, तो इनहिबिटर्स आर मेनली 2 टाइप्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, 2 तरह के इनहिबिटर्स हम देखते हैं यहाँ पे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, इनहिबिटर्स की। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। कितने टाइप्स देखेंगे हम यहाँ पे, 2 टाइप्स इनहिबिटर देखेंगे। एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर and another one is non-competitive inhibitor. ठीक है, नाम से क्लियर है। कॉम्पिटिटिव मतलब इनहिबिटर when structure of inhibitor and substrate molecule are similar। ठीक है, या यूं कहें when inhibitor resembles with substrate molecule। ठीक है, then there is competitive inhibition process occur। ठीक है, देखिए जरा एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, और ये है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, और ये है इनहिबिटर। ये क्या है, इनहिबिटर। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है, और ये है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट, और ये क्या है, ये इनहिबिटर। When structure of inhibitor is similar as substrate molecule, यदि इनहिबिटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा इनहिबिटर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरह, तो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, यहाँ पे इस एंजाइम, जब यहाँ पे एंजाइम के एक्टिव साइट से अटैच होंगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लास के बच्चों में कंपटीशन होता है। जैसे आप यदि 11th क्लास के बच्चे हैं तो 11th क्लास के बच्चे, वो भी साइंस के बच्चों के साथ ही आपका कंपटीशन होगा, कॉमर्स से नहीं होगा, और ना ही 12th क्लास के बच्चों से आपका कंपटीशन होगा, क्योंकि आपकी क्लास सिमिलर है। तो वैसे यहाँ पे भाई कंपटीशन किनके बीच में होता है, सेम लोगों के बीच में, सिमिलर लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, डिसिमिलर लोगों के बीच में तो कंपटीशन होगा नहीं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और ये इनहिबिटर दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम। अब क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये अब सपोज यहाँ पे इनहिबिटर अटैच हो जाता है, ये हो गया इनहिबिटर अटैच,
ये क्या बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। बनना क्या था, यहाँ पे बनना था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमने एंजाइम मैकेनिज्म पढ़ा था, उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमने फॉर्म किया था। देखिए फॉर्म क्या हो गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड हो जाएगी, ठीक है, या इनहिबिट हो जाएगी। इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर यदि सेम होगा, सिमिलर होगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में देखें आप, नॉन कॉम्पिटिटिव में अपोजिट हो जाएगा। सपोज ये एंजाइम है, ठीक है, ये है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और ये है, यहां पे मैं बना देता हूं ये इनहिबिटर। ये इनहिबिटर, ये क्या है, एंजाइम, ये सबस्ट्रेट और ये क्या है, इनहिबिटर। अब यहाँ पे क्या देखें आप, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप का, तो इनमें कॉम्पिटिशन हो गई नहीं। दो डिफरेंट क्लास में 11th और 12th के बीच में तो कॉम्पिटिशन होगा नहीं, 11th और 12th क्लास में, ठीक है। कॉम्पिटिशन किनके बीच में होता है, सिमिलर लोगों के बीच में। यहाँ पर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए देयर इज नो कॉम्पिटिशन। सो सच टाइप ऑफ इनहिबिटर प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपने देखी, और ये बहुत प्रोसेस इन्वॉल्व इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे एंजाइम्स के साथ इनकी एक्शन हो रही है, इसलिए इनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सिमिलर सब्सटेंस के बीच में सबस्ट्रेट और इनहिबिशन के बीच, जबकि यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट और इनहिबिशन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, डिफरेंट है। यहाँ तक समझ आ गया आपको, आगे हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स। सिग्निफिकेंस एंजाइम्स, एंजाइम के क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है हीलिंग एंड बोन्स, ठीक है। एंजाइम्स या यू कैन प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ पिग आर यूज्ड इन हीलिंग एंड बाउंड, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं या एंजाइम्स के फॉर्म में होते हैं जो कि पैंक्रियाज ऑफ पिग, पिग के पैंक्रियाज से मिलते हैं, पिग के पैंक्रियाज से मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन को हीलिंग एंड बाउंड्स में यूज किया था, कहाँ यूज किया था, इट इज यूज्ड इन हीलिंग एंड बाउंड्स, ठीक है। सेकेंड आप इफेक्ट दे सकते हैं डिहेयरिंग ऑफ हाइट, ठीक है। Enzyme obtained from pancreas pig also used in deharing of hair follicle, ठीक है। हेयर फॉलिकल को रिमूव करने की, हेयर फॉलिकल की डिहेयरिंग में इसका यूज किया जाता है। डिहेयरिंग ऑफ हाइट मतलब हेयर फॉलिकल जो होते हैं, हेयर में दो पार्ट होते हैं, एक हेयर फॉलिकल, एक होता है शेफ्ट जो बाहर निकला पार्ट है, हेयर फॉलिकल जो उसके रूट तक अंदर जाता है, ठीक है। तो उसके डिहेयरिंग में ये इसका यूज किया जाता है एंजाइम्स का। नेक्स्ट है जो क्लॉट होते हैं, ठीक है, जो ब्लड का क्लॉट रहता है उसको डिक्लॉट करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। या प्रिवेंशन ऑफ क्लॉट, ब्लड क्लॉट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट, ठीक है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जैसे कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है यूरोकाइनेस, यूरोकाइनेस। इस एंजाइम का यूज किया जाता है
ब्लड क्लॉट के प्रिवेंशन में, ठीक है। कई बार हो जाता है इंटरनल कुछ शॉक्स लग जाते हैं, इंजरीज हो जाती है, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो उसको क्लॉट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूरोकाइनेस एंजाइम का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होती है फॉर चीज मेकिंग। फॉर चीज मेकिंग में भी इसका यूज होता है, चीज मेकिंग में, फॉर फ्रूट जूस, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इसके बहुत सारे एंजाइम्स की यूजेस है, सिग्निफिकेंस है। फॉर डाइजेशन, है ना, डाइजेशन में आप देखते हैं बहुत सारे एंजाइम्स है, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, ये सब जो एंजाइम्स रहते हैं ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रहते हैं। तो इस तरह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी से ही हमारी पूरी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। टोबैको इंडस्ट्री में, टी इंडस्ट्रीज में, डिहेरिंग अफेयर्स, ठीक है, और फ्रूट जूस मेकिंग में, फिर अपना क्या बोलते हैं चीज मेकिंग में, ये सब में एंजाइम एक्टिविटीज देखने को मिलती है और एंजाइम्स का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर आपका। पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद में चूंकि पूरा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स का था, यहाँ पे और भी चीजें थी बहुत सारी, हमने प्रोटीन्स देखा है, एमिनो एसिड देखा है, लिपिड देखा है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है, तो ये सब न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको आपको पढ़ना है और मैं इसकी क्वेश्चन से भेजता हूँ आपको बहुत ही जल्द, है ना। इसको आप रिवाइज कर लेंगे और जो भी बीच में मैंने पीडीएफ भेजे हैं उनको भी आप नोट कर सकते हैं कॉपी में और अच्छे से रिवाइज करते जाएं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इजी हैं, उनको आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ लास्ट के कुछ चैप्टर होंगे तो उनमें कुछ आप देख सकते हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस, उनको थोड़ा बहुत आप पढ़ना शुरू कर दें और बाकी पुरानी जो चीज़ें हैं या जो मैंने पढ़ा दिया उनको ही पढ़ते रहें, ठीक है। तो कोर्स आपका मैनेज होता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।